तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हम लोग पीएसयू बैंक या पीएसयू स्टॉक में ज़्यादा काम नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि इनका फॉर्मेशन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं हुआ है। इनका मेन मोटिव होता है कि सोसाइटी को बैलेंस किया जाए। तो लेट्स से एग्जांपल, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता तो एचडीएफसी बैंक है या फिर जो प्राइवेट प्लेयर है जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक, उनका मोनोपोली हो जाता है दोस्तों। तो इसी की वजह से अपना गवर्नमेंट क्या करती है, पीएसयू को फॉर्मेशन में लेती है और मोनोपोली को कंट्रोल करती है दोस्तों। तो इसी की वजह से उनका मेन मोटिव है ना, वो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है। इसलिए हम पीएसयू स्टॉक में ज्यादा काम नहीं करते और मार्केट को क्या अच्छा लगता है, प्रॉफिट अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हमने सिलेक्ट किया, उसका रीजन है कि वो बुक वैल्यू के नीचे चला गया है। इसका प्राइस, ये जो प्राइस है 30.3 रुपीज, वो उसका बुक वैल्यू है 43.1, उससे उसके नीचे चला गया है और उसकी वजह से इसका डिविडेंड यील्ड जो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक सेफ्टी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक सेफ्टी आ जाता है। अभी इसमें काम करने का एक तरीका होता है कि हमें इसका परफॉर्मेंस जो है ना वो प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में चेक करना होता है दोस्तों। तो वो चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में कोटक महिंद्रा बैंक को लिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लिया। तो ये अपना मैनेजमेंट का इफिशियंसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो अगर कोटक महिंद्रा बैंक लेते हैं तो वो है अप्रोक्सीमेटली 11। सो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया हमने, उसका आरओई चेक किया 11.2 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था, हमने यहाँ पे चेक किया था, कितना था, 11.8। ठीक है दोस्तों, 11.2 और 11.8। तो ये तो हमें क्या नजर आता है कि प्राइवेट बैंक से भी अच्छा काम कर रहा है। इनका मैनेजमेंट जो है, इवन दो इट इज अ पीएसयू, इनका मैनेजमेंट का एफिशिएंसी या अपना गवर्नमेंट का एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा नजर आता है। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ हमने प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो हमने यहाँ से इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है, ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, उसको पोस्ट किया यहाँ पे। और उसी तरीके से ये जो अपना कोटक महिंद्रा बैंक है प्राइवेट बैंक का, यहाँ पे पोस्ट किया। और इसका कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों क्या दिखता है, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका -14% से ग्रोथ हुआ है और जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का +13% से ग्रोथ हुआ है। और उसी तरीके से 3 साल का हॉरिजॉन लिया तो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट बैंक को बीट किया दोस्तों, ठीक है। 5 साल का हॉरिजॉन लिया तो भी उसने कोटक महिंद्रा बैंक को बीट किया दोस्तों। अगर 10 साल का हॉरिजॉन लिया तो ऑलमोस्ट इक्वल ग्रोथ है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी का रीजन है कि हमने जो तो ये एक तरीका होता है दोस्तों कि हम पीएसयू स्टॉक में इस तरीके से बेंचमार्क लेके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसका कंपैरिजन किया और हमें उसका ग्रोथ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी एनालिसिस में आगे चलते हैं। और एक रीजन है, ये जो प्राइस फॉल आ चुका है ना यहाँ पे, उसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन ये था यहाँ पे कि ये 22 में 2026 को एक न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ने उनका स्टेक कम किया है यहाँ पे इस बैंक में 8% से, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे वो डेट था 22 में 2026। तो उसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो 22 मई 2026, तो यहाँ पे हमने प्राइस लिया तो वो फॉल ये था। अगर यहाँ पे डेट चेक करेंगे तो क्या है, 21 में, तो 22 मई को यहाँ पे फॉल आ जाता है। वो जैसे ही न्यूज आते हैं ऑफर फॉर सेल, तो ये एक रीजन है कि यहाँ से एक फॉल, ये स्टॉक प्राइस में फॉल आता है। और एक रीजन है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसका वैल्यूएशन जो था ना, अगर हमने यहाँ पे देखा 9 फरवरी 2024 को था, इसका वैल्यूएशन था, इसका पी रेशियो था, हमें क्या दिखाई देता है, इसका पी रेशियो यहाँ पे ये 9 फरवरी 2024 को इसका पी रेशियो था 24। और एक पीएसयू बैंक के लिए ये 24 का पी रेशियो जस्टिफाई करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग प्राइस लेते हैं, यहाँ पे 20, हाँ ये प्राइस था 9 फरवरी 2024। तो 9 फरवरी 2024 को इसका प्राइस था 68 रुपीज और यहाँ पे पी रेशियो था एक्सट्रीमली हाई 24। उसके बाद क्या होता है, ये स्टॉक में क्या होता है, ये स्टॉक में फॉल आ जाता है दोस्तों, ठीक है।
यहाँ से ये स्टॉक में फॉल आ जाता है। लेकिन ये इस उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जब फॉल आता है यहाँ पे 9 फरवरी 2024 को, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस प्रॉफिट में ग्रोथ है दोस्तों। ये जो ब्लू कलर के बार है वो क्या है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग प्रॉफिट बार्स। तो प्रॉफिट तो ग्रो किया और प्राइस ने करेक्शन किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पी रेशियो अट्रैक्टिव हो जाता है दोस्तों। उसकी वजह से पी रेशियो भी क्या है इसका, डट चीप हो जाता है दोस्तों, 6.1 का है, ठीक है। और उसका मीन क्या है यहाँ पे, सो दिस मीन रेशियो इज 13.7। सो वो मीन रेशियो के नीचे चला आता है और उसके बुक वैल्यू के भी नीचे चला आता है दोस्तों उसका प्राइस, लेकिन फंडामेंटल में कोई इश्यूज नहीं है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इसका नेट एनपीए, ठीक है, हमने प्राइवेट प्लेयर के साथ इसका कंपैरिजन किया। उसी तरीके से हम लोग इसका पीएसयू में जो इसके पीयर्स जो है ना, जैसे कि पीएसयू बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ इसका नेट एनपीए है वो चेक करेंगे दोस्तों। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट एनपीए 0.49, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है 0.48 और बैंक ऑफ इंडिया का है 0.56। तो दोस्तों हमें क्या नजर आता है, ये अप्रोक्सीमेटली दोनों के बीच में है, मतलब न्यूट्रल जोन में है। अगर ये तीनों बैंकों को हमने नेट एनपीए से चेक किया तो क्या नजर आता है, तीनों एक ही लेवल पे है, अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल, ठीक है, फ्लैट है दोस्तों। लेकिन अगर हम देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू ना, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस टू बुक वैल्यू ये दोनों बैंक से कम है दोस्तों। तो यहाँ पे एक और वैल्यू हमें मिल जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस टू बुक वैल्यू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया से कम है दोस्तों, ठीक है। तो हमने पीयर कंपैरिजन भी किया दोस्तों, तो उसकी वजह से ये हमें अच्छा लगता है। और अभी इसका प्राइस एक्शन देखेंगे क्या, ठीक है, एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रिजल्ट क्या है वो देख लेते। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों इसका रिजल्ट में सबसे अच्छा हमें ये लगता है कि इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट, मतलब जो कोर बिजनेस से जो आता है ना इनका प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट ये लोग रिसीव करते हैं और जो इंटरेस्ट ये लोग पे करते हैं, उसका डिफरेंस से, मतलब फाइनेंसिंग जो है प्रॉफिट, मतलब कोर बिजनेस से जो आता है ना इनका प्रॉफिट, वो हाईएस्ट एवर है दोस्तों। अगर हमने यहाँ पे देखा ना तो प्लस 448 करोड़, वो पहले कभी आया ही नहीं और अभी इस क्वार्टर में आया है दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा हमें ये लगता है। अगर हम एक बार कोटक महिंद्रा बैंक देख लेते, उसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट क्या है, तो दोस्तों देखिए क्या है, माइनस में। इसी तरीके से एक बार आईसीआईसीआई बैंक है उसका देख लेते क्या है, माइनस, ठीक है। तो दोस्तों हम ये नहीं बोलते कि ये बैंक अच्छे नहीं है, लेकिन ये उनका पीयर कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। एक्सिस बैंक में क्या है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट 275 करोड़, ठीक है। और हमने क्या देखा यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, कि ये 448 करोड़, इवन मच बेटर देन द प्राइवेट बैंक्स दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा हमें लगता है। और नेट एनपीए तो हमने चेक कर लिया कि जो प्राइवेट बैंक नेट एनपीए उसके पीयर्स में जो है, उसके पीयर्स में जो गवर्नमेंट्स है, कंपनीज, बैंक्स, उसका हमने चेक कर लिया दोस्तों। तो ये अच्छे जोन में है, एक कंफर्टेबल जोन में है और वो डिक्लाइन मोड में है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ना 1.7 से ये कंटिन्यूस इंप्रूव होते गया है, ठीक है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। अगर इसको वाई बेसिस पे अगर चेक करते हैं, यहाँ पे समझो हमने यहाँ पे मार्च 2026 लिया तो 0.5% है। उसी तरीके से सेम वे अगर इसको मार्च 2025 से कम किया तो ये था 0.56, अभी हो गया कम। और ये दिसंबर 2025 से कंपेयर किया तो मार्जिनली थोड़ा सा इंक्रीमेंट है यहाँ पे, बट दैट इज ओके, इट्स नॉट मच डिफरेंस, सो दिस इज ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए और इसका प्रॉफिट चेक किया तो हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है, साल वाई बेसिस पे। This is 4,531 करोड़, सो दिस इज हाईएस्ट एवर, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमें इसका ये हमने सारा चीज देख लिया। और एक था कि इसका रेशियो जो है ना दोस्तों, ये जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट मोड में है, ठीक है। अगर इसके पीएस में जाते हैं ना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मार्च 2021 से या मार्च 2022 से इन्होंने कंटिन्यूसली
डबल आरओई किया है 8% से 16%। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आगे जाके ये जो है रेशियोज मार्च 2022 से यहाँ पे हमें 16% आते हुए नजर आता है दोस्तों। क्योंकि अगर उसका पीयर्स ने इस तरीके से ग्रो किया है तो ये भी वो तरीके से ग्रो हो सकता है दोस्तों। क्योंकि कुछ पॉलिसीज है जो छोटे बैंक में थोड़ा सा देर से अप्लाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो है सारी पॉलिसी वो सेम ही रहती है दोस्तों। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया का कितना है 12, और उसी तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या है रेशियोज 16%। तो हमें उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है ना वो दोस्तों आगे जाके है ना, क्योंकि सारे पीएसयू बैंक में जो ऊपर से जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पॉलिसी आता है वो सेम ही होता है दोस्तों। हो सकता है कि कोई बैंक में थोड़ा सा जल्दी अप्लाई किया हो और कोई बैंक में थोड़ा सा लेट अप्लाई किया हो, उसकी वजह से ये रेशियो यहाँ पे 12% को ये लिमिट हो गया, लेकिन आगे जाके वो 16% वो जा सकता है दोस्तों, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बाकी के पीएसयू बैंक में वो ऐसा गया हुआ है। तो अभी इसका टारगेट निकालेंगे दोस्तों, तो क्या निकल के आता है, ये जो बुक वैल्यू है 43.1, यही इसका एक टारगेट हो जाता है। ठीक है, 43.1। और इसको चार्ट के ऊपर अगर हमने यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे एक बार क्या करते हैं चार्ट के ऊपर जाता है कि 43.1 कहाँ पे है, तो 43 जो है ना दोस्तों वो यहाँ पे है। तो वो ये जो इसका रेजिस्टेंस है जहां से वो बार बार नीचे आता है उसके ऊपर चल रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंडामेंटल जो है टारगेट उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और वो यहाँ पे ले आना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे बार बार वो टच होके एक बार टच हुआ यहाँ पे, दूसरी बार टच हुआ, तीसरी बार टच हुआ और ये 4th टाइम, तो हर बार वो यहाँ से टकरा के नीचे आ जाता है। उसकी वजह से हमें ये 40.63 का टारगेट सेट करना पड़ेगा दोस्तों इसका। ठीक है, तो हम सेफ साइड आगे चलते और 40.63 का टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक चीज और मुझे ये बतानी थी कि ये स्टेक जो है ना, ये जो गवर्नमेंट ने स्टेक बेचा है वो किसको बेचा है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने स्टेक बेचा है 8% से अभी, ठीक है, जो था पहले 89% वो हो गया अप्रोक्सीमेटली 81%। तो ये किसने परचेज किया वो एक बार चेक करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो LIC था पहले 3.16% से, उसने ये स्टेक इंक्रीज किया 6.44% से, और ICICI प्रूडेंशियल उसने 2.03% से अभी इसको रिसेंटली इसी क्वार्टर में बाय किया है दोस्तों। ठीक है, और पब्लिक के पास है कुछ, उन्होंने भी ऑफर फॉर सेल में थोड़ा पार्टिसिपेट ये किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये उनका पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होके आ रहा है दोस्तों। ठीक है, बट ये ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं है, सो दिस इज कंफर्टेबल लेवल दोस्तों। ठीक है, तो जब भी LIC दोस्तों इन्वेस्टर्स में आता है ना तो लोगों को ट्रस्ट नहीं आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सेम बैंक है यूनियन बैंक में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है। क्योंकि LIC का जैसे ही नाम आता है तो लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूनियन बैंक में गए और यहाँ पे क्या LIC है क्या उसको चेक करेंगे। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो LIC है, ऑलरेडी पहले भी था और अभी भी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे LIC के बहुत सारे फंड है, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसको रखा हुआ है। तो एक बार देखेंगे कब से LIC यहाँ पे इन्वेस्टेड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए तो LIC मार्च 2017 से इन्वेस्टेड है यहाँ पे, और अभी भी इनका LIC का यूलिप ग्रोथ फंड यहाँ पे 5.36% से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे था 10%, यहाँ पे हो गया 5%। बट एनीवे मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि LIC ने यहाँ पे कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट अपना दिखाया है। वो कब से है, मार्च 2017 से, और मार्च 2017 से इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि LIC की वजह से ये जो बैंक है उसने ग्रोथ नहीं किया है। सो ये यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी है दोस्तों, इंटेक्ट है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे LIC है क्या, और अगर LIC है तो क्या इस बैंक ने भी क्या ग्रोथ रजिस्टर किया है क्या।
तो यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, एक बार ईयरली करते और DI में गए तो हमें क्या नजर आता है यहाँ पे, ये हाँ LIC है क्या, हाँ LIC है यहाँ पे। तो मार्च 2017 से ये LIC इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एग्जिट भी लिया है तो यहाँ पे उनके दूसरे फंड्स जो है LIC के, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया दोस्तों, और अभी ये स्टेक इंक्रीज भी किया यहाँ पे 8.1 से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम समझते हैं मार्च 2017 से, तो मार्च 2017 से इनका ग्रोथ हुआ है क्या, तो मार्च 2017 में ये लॉस में करते और उसके बाद यहाँ पे भी LIC इन्वेस्टेड था और अभी भी LIC इन्वेस्टेड है इसमें। सो ये हाईएस्ट एवर पे है। तो LIC होने से LIC के होने से अगर हम ऐसा समझते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी या वो क्या वो पर्टिकुलर बैंक अच्छा नहीं है, तो वो मीथ है दोस्तों। ठीक है, और हमने उसे चेक भी कर लिया दोस्तों, और इसका टारगेट भी हमने देख लिया दोस्तों। तो बस आज के लिए दोस्तों मुझे यही एक्सप्लेन करना था दोस्तों। तो ये क्या है, ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है दोस्तों। हमने आज ये सीखा कि किस तरीके से PSU स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, या PSU बैंक को एनालाइज करने का क्या तरीका होता है दोस्तों। ठीक है, और हमने कहाँ पे भी अगर कोई ऐसा वर्ड यूज किया है बाइंग और सेलिंग, तो ये पूरा एजुकेशन ये पर्पज से एक्सप्लेन किया है दोस्तों कि किस तरीके से चीजों को एनालाइज किया जाता है, और ठीक है दोस्तों उसमें काम करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।